हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू पॉलिटिकल साइंस क्लास। मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर, और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन विच इज रिलीज बाय सीबीएसई। इससे पहले हम इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसकी मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट, रिलेटेड सभी डूज एंड डोंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। जो मैं लास्ट सेशन की बात कर रही हूँ उसमें हमने ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करे थे कि आपके हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन ए में, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। 24 आपको गिवन है, उन 24 में से आपको कोई भी 20 सॉल्व करने हैं, यानी कि कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। अब वो 4 कौन से होने चाहिए जिसमें आप डाउटफुल हो, भूल गए हो, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये 4 जो आपको सॉल्व नहीं करने हैं इनको बहुत वाइसली सेलेक्ट कीजिएगा एंड आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट ओनली एंड ओनली 20 क्वेश्चंस। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस सिंस द टाइम डैश वाज क्रिएटेड। क्या क्रिएट हुआ था जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक ऑप्शन मिला था दोनों ही अलायंसेस से दूर रहने का? कौन कौन से थे वो दोनों अलायंसेस? ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। एक था यूएसएसआर वाला और एक था यूएसए वाला। तो कौन अब ऑप्शंस गिवन है आपको? नेटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट या फिर नैम। अगर वो नेटो के साथ जाते तो वो यूएस की साइड चले जाते। नेक्स्ट, अगर वो सेंटो के साथ जाते तो भी सिमिलर। नेक्स्ट, अगर वो वॉर्सो पैक्ट के साथ जाते तो वो ईस्टर्न अलायंस में जुड़ जाते। अब आता है नैम। नैम क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ऑलराइट, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसमें आंसर है हमारा, फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है डी। क्यों? क्योंकि यही मिला था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम द अलायंसेस। कौन से? ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस सिंस द टाइम नैम was created. So first का आंसर है D. Next question पे आते हैं। The smaller states were important for superpowers due to। अब जो smaller states जो allies थे वो important क्यों थे? उनकी क्या importance थी? अब यहाँ पे आपको 3 statements given है, vital resources, territory and economic support। अब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नीचे है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, कि स्मॉलर स्टेट से क्या फायदा था अलायंसेस को इन तीनों में से। तो क्या वाइटल रिसोर्सेज मिला करती थी? हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो उन्होंने उनको ऐड किया था वाइटल रिसोर्सेज, वो वहां से ले लिया करते थे। नेक्स्ट, उनके पास एक टेरिटरी भी बढ़ जाती थी, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा टेरिटरी होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल लगेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। अब वो बढ़ा ही इसलिए है ताकि उनका जो टीम है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए और इकोनॉमिक सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड हो पाए। तो इस तरह से ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लैंड एंड इकोनॉमिक सपोर्ट वो अवेल किया करते थे, यानी कि ये तीनों ही चीजें अवेल किया करते थे। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है किसमें तीनों गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 के डी में तीनों ही गिवन है, बाकी सब में 2-2 है। तो 2 का आंसर हमें पता चल गया, हमारा है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग कहां से आया? सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है जिसमें कि कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वहां से आया आपका नीति आयोग। अब क्वेश्चन आया, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो ये लर्निंग पॉइंट है आपका। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है ना, उसमें जो एडिशनल टॉपिक है उनको स्किप नहीं करना है, उनको भी पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि आपने लर्न करा होगा, पढ़ा होगा, तभी आप यहाँ पे आंसर बता पाओगे। और अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि उस सप्लीमेंट्री मटेरियल से लगभग अराउंड 8 क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को? नीति आयोग के अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड का आंसर है हमारा डी। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोवियत सिस्टम इज नॉट ट्रू? क्या बोला गया है? विच अमंग देम इज नॉट ट्रू। तो ये नॉट ट्रू बोला गया है, इसमें से कौन सा फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है। द सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, it had a complex machinery production system and transport sector that connected its remotest area with efficiency.
नेक्स्ट है इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स। एंड लास्ट है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। अब जिसने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है वो बता देगा इसमें से क्या गलत है। क्या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन 1992 में हुआ था? नहीं, इट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। तो आपको पता चल गया कि फोर्थ का डी जो है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 1992 गिवन है और जबकि इसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था। इस तरह हमें पता चलता है कि फोर्थ का आंसर है डी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पता लगाना था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ, डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग पे दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, पहले था वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है और अब आ गया कि पॉलिसी कौन सी है जो नीति आयोग ने अडॉप्ट करी है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या फिर आयुष्मान भारत। तो ये भी लर्निंग पार्ट में आता है क्योंकि नीति आयोग ने अडॉप्ट करी पॉलिसी मेक इन इंडिया। ऑलराइट, सो 5 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वर द 3 लीडर्स हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ नैम। नैम का आइडिया फ्लोट करने वाले 3 मेन लीडर्स कौन थे? उसमें से अगर हम किसी का भी नाम भूल जाए तो नेहरू तो थे ही, हमें याद रहता है। ठीक है, तो अब वही ऑप्शन बनाने वाले ने भी याद रखा है कि नेहरू तो सब में रख दिया, उसके अलावा आपको 2 के नाम याद रखने हैं। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड कि नेहरू, टीटो और नासिर थे। और अगर आपको पता चल गया कि यही है तो जंप नहीं करना है कभी भी आंसर मार्क करने से पहले, सारे आप ऑप्शन पढ़ो जरूर। भले ही आपको लग रहा हो कि ए हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन आप सारे आंसर देखो कि बाकी आंसर क्यों नहीं है। तो यहाँ बोला है नेहरू, सुकर्णो, शाह, तो हमें पता है शाह नहीं है तो आपने हटा दिया। नेक्स्ट आप देख रहे हो नेहरू, खुरमा एंड शाह, दोबारा से शाह नहीं है, आपको पता है, आपने ये भी हटा दिया। नेक्स्ट पे आप देख रहे हो नेहरू, शाह एंड टीटो। अब शाह की वजह से आपने तीनों ही एलिमिनेट कर दिए। इस तरह से आपको एलिमिनेशन या फिल्टर आउट मेथड से भी पता चल गया कि आपका जो आंसर आप सोच रहे हो 6 का ए वही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो 6 का ए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं 7th, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। अब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट करता है? पटकाई हिल्स, चगाई हिल्स, नागा हिल्स या फिर कारगिल हिल्स। बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो कि कौन सा इंडिया में प्रेजेंट है और कौन सा पाकिस्तान में है, क्लियरली आप बता पाओगे। तो पटकाई हिल्स इंडिया में है, तो पाकिस्तान इंडिया में क्यों टेस्ट करेगा? नागा हिल्स भी इंडिया में है, कारगिल हिल्स, कारगिल पे वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर आपको मान लीजिए पता भी नहीं था कि चगाई हिल्स आपका आंसर है, तो आपने फिल्टर आउट मेथड से पता लगा लिया ना कि चगाई हिल्स यहाँ पे आपका आंसर है, तो 7th का आंसर हो जाता है हमारा बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं 8th पे, व्हिच वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। अब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने क्या सबसे बड़ा चैलेंज था? ऑप्शंस है नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन भी प्रॉब्लम थी, चैलेंज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसकी मैनेजमेंट भी क्या कहते हैं एक चैलेंज थी, और अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी। लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ढूंढना है क्योंकि हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है। तो इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट कौन सा चैलेंज था बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो वो था नेशनल इंटीग्रिटी बचाने का, क्योंकि उस टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट को एक मौका दे दिया था कि आप कहीं पर भी जाओ, चाहे इंडिया में जाओ चाहे पाकिस्तान में जाओ। तो अब इंटीग्रिटी बचाने का नेशन की, इंडिया की सबसे बड़ा चैलेंज था। ये सब प्रॉब्लम्स भी थी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? नेशनल इंटीग्रिटी बचाना, नेशनल इंटीग्रेशन। सो 8th का आंसर हो जाता है हमारा ए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इनकरेक्ट। देखो क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट भी हो सकता था यहाँ पे। तो ये ट्विस्टर वाला क्वेश्चन दोबारा से है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख लो कौन कौन से सही है, जो बचा होगा वो आपका फॉल्स होगा, मतलब हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शंस हैं, इनेबलिंग न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव था ना कि जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज है वो अपनी पॉलिसीज बनाए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से।
नेक्स्ट है रिफ्यूजल टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, ये भी था कि कोई भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना था। नेक्स्ट है फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। अब ये आपकी बुक में चैप्टर में क्लियरली गिवन है कि अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहा है इंडिया या और कंट्रीज, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट दे आर फॉलोइंग अ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज, क्योंकि जब कोरियन क्राइसिस की बात आती है तो इंडिया ने रोल प्ले किया था उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी आंसर फटाफट नहीं मार्क करना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन है फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को तो हटाना ही था, इसलिए तो जो डीकोलोनाइज कंट्रीज है वो अच्छे से बाद में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और अब क्वेश्चन में यही गिवन था कि हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया कि वो ग्लोबल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब तो हमें आंसर यहाँ पता चल रहा है कि 9th का आंसर हो जाता है हमारा सी। ओके, सो नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा या फिर एक ऑर्डर में कौन सा सबसे पहले आया और कौन सा सबसे बाद में आया। सो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस की बने, लाइक ऑप्शंस नहीं, आपको स्टेटमेंट है कि कौन कौन से, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। 1 2 3 4। अब आपको बताना है किस ऑर्डर में क्या क्या आया। अब ईयर्स इतने सारे याद रहे ना रहे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपना दिमाग चलाओ कि इनमें से सबसे पहले क्या आया होगा। देखो भाई, सबसे पहले आया होगा लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि ये कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली यही आया होगा। नेक्स्ट पे हम देखते हैं इसके बाद क्या आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या आया होगा। अब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद सबसे ज्यादा मॉनेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाया गया था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब मान लो अब लास्ट वाले दो में कंफ्यूज हो गए कि यार ये पहले आया था या फिर ये पहले आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ इन दोनों में मैं गैस वर्क अपना चला पा रहा हूँ या चला पा रही हूँ। तो अब आप देखो, आपने बोला सबसे पहले आना चाहिए थर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले थर्ड कहाँ गिवन है, इसी में गिवन है ए, तो ए के आपको एक नंबर मिल गया कि ये हो सकता है आपका आंसर। सेकंड आपको पता चल रहा है इसके बाद बनाया गया होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब देखो वैसे तो एक ही में गिवन है तो चांसेस इसके बढ़ गए, लेकिन सेकंड में होना चाहिए फोर्थ। अब सेकंड में फोर्थ किस में गिवन है, वो भी इसी में गिवन है, तो इसका एक और पॉइंट बढ़ गया। इससे आपको पता चल रहा है कि ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आइडियली अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद आया एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन अकॉर्डिंग जो आपका मार्किंग स्कीम गिवन है उसमें गिवन है थर्ड, फोर्थ एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे पहले आना चाहिए सेकेंड और बाद में आना चाहिए फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बाद आया एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके बाद एंड में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि हमने दो जो ये वाले हैं थर्ड और फोर्थ, इसमें हम श्योर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क कर देंगे हमारा 10th का ए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, which from the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the UN system। UN system के अंडर सेफ यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इसमें से किसका कनेक्शन है। यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो नहीं है क्योंकि ये किस में आती है, ये राइट्स और जस्टिस से रिलेटेड वर्क में आती है और यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। अब थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड ओपन करके सोचोगे ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड है ना, तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है किसका रिलेशन किससे है। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी ये भी सिमिलर है, तो हमें आंसर मिल गया हमारा 11th का यहाँ पर सी की विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको हम IAEA भी बोलते हैं, is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the US system। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन ईयर डैश एंड डैश। फर्स्ट कब करा था, सेकेंड कब करा था। पुरानी चीजें तो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेटेस्ट हमें फिर भी याद रहती है, दोनों ईयर्स हमें नहीं याद।
हमें ये पता है कि सेकंड वाला कब हुआ था। सेकंड कब हुआ था? लेटेस्टली हुआ था 1998 में। आपको पता है कि भाई फर्स्ट वाला मेरे को नहीं याद, तो देखो सेकंड में 1998 गिवन ही 8 में है, तो यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपका आंसर होगा सी। ठीक है, एक भी अगर आपको याद है उसको फिट करके बैठो, अदर ब्लैंक में अगर वो फिट बैठ रहा है तो आपने जो चूज करा है वो करेक्ट है, क्योंकि 1998 के लिए अगर आप श्योर हो, बाकी में तो सेकंड ब्लैंक के लिए वो ऑप्शन प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो इस तरह से आपको आंसर मिला 12th का सी। ओके, नेक्स्ट है द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है? अरब कंट्रीज से है यहाँ पे। अब अगर आप याद करोगे ना तो उसमें कंट्रीज के नेम गिवन है, उसमें आपको बाकी सारी कंट्रीज के नेम गिवन है, बस एक नहीं गिवन है, वही आपको यहाँ बताना है। डिड नॉट कौन सा गिवन नहीं है? तो तुनिसिया गिवन है, लिबिया गिवन है, ईरान नहीं गिवन है और येमेन भी गिवन है, और हमें यही पूछा गया है विच डिड नॉट, तो हमें आंसर पता चल रहा है 13 का आंसर हो जाता है हमारा सी। ईरान इज द आंसर वेयर अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड। ओके, नेक्स्ट 14th विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम। ठीक है, ट्विस्टर क्वेश्चन है, नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक आउटकम नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। The end of the ideological war between the US and USSR। अब जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया है तो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर हुआ ही होगा। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ सीआईएस। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। अब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो फिर चेंज ऑफ पावर भी आया होगा। बर्थ ऑफ सीआईएसपी हुआ। सीआईएस होता क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो अब इसलिए वो क्रिएट करा गया था, तो ये भी होता था, ये भी होता था और ये भी होता था। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। ये हुआ तो था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, लेकिन ये इसका रिजल्ट नहीं था इमीडिएट वाला। बाकी ये तीनों इमीडिएट रिजल्ट थे और हमें नॉट एन आउटकम ही बताना था इमीडिएट वाला, तो हम इसका आंसर हम मार्क करेंगे 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट से डिसइंटीग्रेशन के, और ये हुआ तो था लेकिन बाद में, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। सो 14 का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं दी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी व। अब 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू स्टैब्लिश अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फोर्स नहीं 4 होगा गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या था। टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेनिटी, ऑब्वियसली हमें ये तो चाहिए ही थी कि हम अब न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्री है हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हमारे बिहाफ पे कोई और नहीं लेगा, उसी का मतलब होता है सोवरेनिटी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि जो स्टेट जिस टेरिटरी में आ रहा है वो वहीं रहे। नेक्स्ट है टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल नेशन को इंप्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश ए कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया। क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम इंडिया में प्रमोट करना चाहती थी? तो डेफिनेटली ये नहीं था। बाकी 1, 2, 3 करेक्ट है और कैपिटलिस्ट सिस्टम बिल्कुल प्रमोट करना नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1, 2 एंड 3 जिसमें गिवन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 15th का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना के बीच में इनमें से कौन सी डिस्प्यूटेड साइड नहीं है? ठीक है, अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड हो, आपको पता है न्यूज में क्या चलता रह रहा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। डोकलाम, गलवान वैली, देप्सांग प्लेन्स या फिर लेपुलेक पास। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट आ रहा था गलवान वैली में क्राइसिस हो रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हुआ है क्राइसिस क्रिएट। नेक्स्ट, इससे पहले कहाँ हो रहे थे? देप्सांग प्लेन में भी हो रहे थे, उससे पहले डोकलाम में भी हुए हैं, डोकलाम के एरिया में। लेकिन बाय गॉड ग्रेस अब तक लिपुलेक पास में पीस मेंटेन्ड है। अब गलवान वैली कहाँ पे आती है? लद्दाख वाले रीजन को याद करो, वीडियोस भी दिखाते थे वहां से रिलेटेड न्यूज चैनल पे, तो वहां पे आता है गलवान वैली, उसके पास एरिया आता है देप्सांग प्लेन। डोकलाम एरिया की अगर आप बात करो तो ये पड़ता है सिक्किम, भूटान और इंडिया के पास, और लिपुलेक पास कहाँ पड़ता है हमारा? चाइना, इंडिया और नेपाल के पास। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 का हो जाता है डी। ओके, नेक्स्ट
द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। तो ये बात सही है कि निजाम को हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था क्योंकि हैदराबाद काफी पावरफुल स्टेट था। नेक्स्ट, he entered into what was called standstill agreement। अब उस समय इंटीग्रेशन की बात हो रही थी जिसमें कि निजाम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो एंटर हुए थे एक स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट में विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर, यहाँ पे ब्लैंक है आपका गिवन जो आपको फिलअप करना है, विच निगोशिएशंस विद इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। कितने टाइम के लिए ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में निजाम ऑफ हैदराबाद एंटर हुए थे, तो वो एंटर हुए थे फॉर अ ईयर यानी कि 1 ईयर के लिए। तो 17 का आंसर हो जाता है हमारा ए यहाँ पर, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे और इन्होंने कहा था कि 1 साल तक मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि मैं किस साइड हूँ, वेदर आई एम इन अ फेवर और ऑपोजिशन। तो यही था वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो कि 1 ईयर के लिए साइन किया गया। तो 17 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, दीज रिमार्क्स वर मेड बाय हूम। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसे बोल सकती हूँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करो कि कौन सा हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चरण सिंह बहुत लेट की बात हो रही है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप मोरारजी देसाई की बात करो तो फिर उस टाइम पर फॉरेन पॉलिसी वाला जो इशू है ये इतना ज्यादा मेन थीम में नहीं था क्योंकि इस समय गवर्नमेंट सेटअप करी गई थी फॉर कांग्रेस, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या था, जो हमारी फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो काफी अग्रेसिव थी रिलेटेड टू वॉर एंड ऑल। तो इसके अलावा एक तो एलिमिनेशन मेथड से आपके पास बच रहा है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से अपने चैप्टर्स को तो आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन पेपर में जो आपकी क्वेश्चंस गिवन है पीछे पीछे देखोगे ना तो फिर वहां भी आपको एक क्वेश्चन गिवन है जवाहरलाल नेहरू और फॉरेन पॉलिसी से लिंक। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके पेपर में वो इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि अगर आपको एक पता है ना तो 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन आप उससे रिलेट करके अपने आप को शॉर्ट कर सकते हो कि यही हमारा आंसर है यहाँ पे। सो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर फॉर 18 का हो जाता है हमारा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट, द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। ओ, हमने अपना जो क्लास 12 है यहीं से स्टार्ट करी थी। ठीक है, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध वाला टाइम जब वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी पर वॉर हुआ नहीं था। तो कौन सा था वो टाइम? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एटॉम बॉम्ब अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएटो एंड सेंटो या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटो। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे तो बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद क्रिएट हुई थी ये कोल्ड वॉर एरा वाली जो सारी सिचुएशन है, तो हमें इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। अब सीएटो, सेंटो और नेटो वाले भी यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि ये तो बाद में जो है ट्रीटी साइन करी जा रही थी एक दूसरे के। देखा था कि जब ईस्टर्न अलायंस, पहले वेस्टर्न अलायंस ने करी और बाद में ईस्टर्न अलायंस ने भी वॉर्सो पैक्ट बना लिया था, तो आप इन्हें भी एलिमिनेट करते हो क्योंकि हाई पॉइंट कोल्ड वॉर एरा का क्या था? फर्स्ट टॉपिक आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब क्यूबा में यूएसएसआर वाली साइड ने क्या रखे थे? मिसाइल्स रखे थे फेसिंग यूएस। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 19 का आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आइडियली क्या है, क्या वर्क होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? टू वर्क फॉर दी ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस रिलेटेड इश्यूज। अब जब भी आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ते हो ना तो लाइन में ये लिखा होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर सो एंड सो लाइक ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अब यही पूछा है व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, आपको पता है, आप इसे एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। फिर लिखा है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बताया था? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट हो जाते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो सकता है लेकिन जंप नहीं करना है आंसर पे, पहले सारे ऑप्शंस आपने देखने हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक से आपको आपका आंसर 20 का मिल गया सी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कौन सा है, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था? तो हाँ, वो तभी आया था, तभी की बात है। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, सबको पता है कि ये करेक्ट है। नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 512, तो क्या प्रिंसली स्टेट का नंबर 512 था?
याद करो कितना था वो नंबर था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 565 और यहाँ 512 गिवन है। चूज द ऑड वन आउट, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है वही हमें ढूंढना था। तो हम इसे डाउटफुल की कैटेगरी में रखते हैं और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947, जब पार्टीशन तब हुआ है और इंडिपेंडेंस भी तब हुआ है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें आंसर पता चल गया कि 512 है, जबकि होना चाहिए था 565 नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमें 21 का आंसर मिल जाता है सी। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। What was the impact of the Indo-China conflict on the opposition parties? Indo-China की conflict का opposition parties पे क्या प्रभाव था, क्या इफेक्ट था? 4 statements आपको given है। The CPI का मतलब क्या होता है? Communist Party of India, which was in favor of the Soviet Union, grew closer to the Congress. Second बोला गया है the Communist Party of India broke up in 1964. थर्ड है alerted the leaders of India about the situation in the northeast. एंड फोर्थ बोला गया है नागालैंड was given state status. Select the correct answer using the four given below. ओके, अब ये 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। The CPI which was in favor of Soviet Union grew closer to the Congress. तो हाँ, ऐसा हुआ था, हमें पता है। सेकेंड है The Communist Party of India broke up in 1963. तो क्या CPI का ब्रेकअप 1963 में हुआ था? नहीं, ये हुआ था 1964 में। तो आपको पता चल गया ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसको आप यहाँ से हटा दो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है Altered the leaders of India about the situation in North East. तो क्या इंडो चाइना का रिलेशन नॉर्थ ईस्ट से है? यहाँ पर नहीं है, ये कहीं से भी रिलेटेड ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको भी यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट है नागालैंड वाज गिवन स्टेट स्टेटस। अब नागालैंड को स्टेट का स्टेटस मिला तो था, लेकिन क्या इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिला था? नहीं, उनकी अलग डिमांड्स थी, उस वजह से मिला था। तो इसका रिलेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं है, आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी तीनों नहीं है। तो हमारा डी में गिवन है 1 ओनली, तो 22 का आंसर हो जाता है डी। ओके, अब आते हैं 23rd पे। द रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डैश एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर डैश सोसाइटी। 2 फिलअप इसमें गिवन है। ऑप्शंस कैसे हैं? सोशलिज्म, इगैलिटेरियन, कम्युनल, रिलीजियस। सोशलिज्म, रिलीजियस, कम्युनल एंड इगैलिटेरियन। अब कम्युनल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि धार्मिक। तो यहाँ पे कम्युनल नहीं आएगा, तो कम्युनल वाले आप दोनों ऑप्शन हटा दो। अब हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक में सोशलिज्म आएगा, दूसरे ब्लैंक में आएगा क्या आएगा? तो रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर डैश सोसाइटी। तो इगैलिटेरियन या फिर रिलीजियस। तो रिलीजियस तो नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपको आपका आंसर मिला 23rd का ए आपको आंसर मिलता है। क्या क्या? द रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि सबके पास मिलजुल के इक्वालिटी के हिसाब से सब कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बताना है आपको, इनमें से कौन सा है? द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज कीन टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जब उन्होंने वो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करा था, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ओके, इसको हम डाउटफुल में रखते हैं। नेक्स्ट है द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिस्सिट इन द state. And next है Travancore was not the first Indian state to merge into the Union of India. तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा फॉल्स है। आप देख लो कौन कौन से करेक्ट है, जो बचेगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर अ प्लेबिस्सिट इन द स्टेट। अब ये प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो जूनागढ़ के जो किंग थे, जो रूलर थे उस टाइम पे, वो क्या चाहते थे? उस समय चाहते थे कि वो पाकिस्तान की साइड हो, लेकिन जो वहां की जनता थी वो ऐसा नहीं चाहती। तो वहां पे क्या करवाया गया? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? वोटिंग या पोलिंग की, आपको किसकी साइड आना है, आप बताओ, इंडिया में आना है या पाकिस्तान में जाना है। तो जनता चाहती थी इंडिया में रहना, तो फिर उससे ये मैटर रिजॉल्व हो गया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्रेवनकोर वाज नॉट लिखा गया। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हम इसे कंसिडर करते,
Travancore was not the first Indian state to merge in the Union of India, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की छोटी छोटी जगह और इससे पहले इंक्लूड हुई थी इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास कौन सा बचा ऑप्शन बचा, जम्मू एंड कश्मीर वॉज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्या जम्मू एंड कश्मीर रेडी था टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? तो ऐसा नहीं था, वो अंडर प्रेशर उन्होंने साइन किया था, लेकिन वो इनिशियली रेडी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें तो बोला गया है दैट दे वर रेडी, और हमें इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स वाला ही बताना था कौन सा है। तो 24 का आंसर हमें मिल जाता है बी। अब 24 के 24 हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आउट ऑफ देम आपको कोई भी 20 सॉल्व करने थे। 4 जो भी डाउटफुल हो, आपको नहीं आ रहा हो, कंफ्यूजन है या भूल गए, उनको आप स्किप करके भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। With this, we have come to the end of this session. In the next session, we will start from question number 25 onwards, जो कि आपका section B होगा। Hello, my dear students. I welcome you all to Political Science class. मैं हूँ श्रेया, आपकी mentor, और हम solve कर रहे थे Political Science का sample question paper for class 12 term 1 examination. इससे पहले हम sample question paper का detail analysis along with the do's and don'ts, marking schemes ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज के सेशन में हम सेक्शन बी ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको ओवरऑल 24 क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं, जिसमें कि आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप छोड़ सकते हो। अब ये 4 जो आपको छोड़ने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको बहुत वाइजली चूज करिएगा। जैसे कि जो आपको डाउटफुल लगे, भूल गए हो, नहीं आ रहा है या वहां कंफ्यूज हो गए हो, वो होने चाहिए वो 4 जिन्हें कि आप सॉल्व ना करो और फिर भी पूरे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25th क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वॉर हैपन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के टाइम वॉर क्यों नहीं हुआ था? कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन थी पर ऑन फील्ड वॉर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ड्यू टू थ्योरी ऑफ डेटरेंस, ड्यू टू नैम, ड्यू टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या फिर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन। तो क्या रीजन था? कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिसने पढ़ा है उसको इसका आंसर देखते ही पता चल जाएगा क्या है। फिर भी मैं आपको एलिमिनेट करके बताती हूँ कि कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। लाइक ड्यू टू नैम, नैम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोल्ड वॉर एरा से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? इट वाज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, तो इसे भी आपने एलिमिनेट कर दिया। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा? ड्यू टू थ्योरी ऑफ डेटरेंस, वॉर डिडंट हैपन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। थ्योरी ऑफ डेटरेंस क्या थी कि दोनों ही अलायंसेस के पास क्या थे? न्यूक्लियर वेपन थे। अगर एक साइड यूज करती तो दूसरी भी उसको यूज करती न्यूक्लियर वेपन्स को, इसलिए क्या था? वॉर जो है डेफर हो रहा था। इसे ही बोला गया है थ्योरी ऑफ डेटरेंस। सो हमारा आंसर 25 का हो जाता है ए। नेक्स्ट पे आते हैं 26। व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर का सक्सेसर खाली रशिया ही क्यों बना था? अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन, इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, बोरिस येल्सिन वाज मोर charismatic than Gorbachev. Select the correct answer using the four given below. अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, क्या इस वजह से रशिया सक्सेसर बना था यूएसएसआर का? ये तो कोई रीजन नहीं होता ना बनने का सक्सेसर, तो इसे आप एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट है इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन, तो हाँ ये बात करेक्ट है दैट रशिया इनहेरिटेड द सीट। ऑलराइट, नेक्स्ट है इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, तो जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आती थी अराउंड 15 थी, तो उनमें से इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, तो ये हमारा पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बोरिस येल्सिन वाज मोर कैरिस्मेटिक देन गोर्बाचेव। अब ठीक है, लेकिन ये दोनों ही तो रशिया से थे, तो कोई भी रूल करता तो दोनों ही रशिया से हैं, तो रशिया को पॉइंट तो दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा ये भी नहीं होना चाहिए, इसे भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी। बट आपकी मार्किंग स्कीम में गिवन है 26 का फोर्थ, यानी कि बी एंड डी, बी
एंड डी गिवन है, अकॉर्डिंग टू मी डी नहीं होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए. सो यू मे कंसल्ट विद योर टीचर कंसर्न कि कौन सा आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मार्किंग स्कीम में. तो क्योंकि बी एंड डी प्रोवाइडेड है एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो फिर डी नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 27. Since the Nagpur session of the Congress in 1920, this principle was accepted that the reorganization of state would be on linguistic basis. Linguistic basis का मतलब क्या होता है? Based on language. पहले ये डिसाइड करा गया था कि डिवीजन किस बेसिस पे होगा? लिंग्विस्टिक बेसिस पे. But despite this, the leaders were against it after the independence. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद लीडर्स ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था कि डिवीजन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं होगा, बिकॉज अब 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, टू अडॉप्ट अ प्लान्ड इकोनॉमी. अब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द 4 गिवन बिलो. अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा इसका अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. तो अगर आप देखोगे टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड टू अडॉप्ट अ प्लान्ड इकोनॉमी, इसका लिंग्विस्टिक बेसिस का बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस की पार्टीशन से कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है, तो इन दोनों को आप साथ में यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो. अब बचे ये दोनों कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब पहले ही पार्टीशन इस बेसिस पे हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का, और बाद में बोला इट माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. अगर दोबारा से स्टेट भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हो जाते तो वो भी अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर सकते थे. इसलिए 27 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो गया. ओके, नेक्स्ट है years after the end of Cold War, the Central Asian Republic have not risen to the global availability of opportunity. भाई तो ऐसा क्यों है कि अब तक ये इतना राइज नहीं कर पाए हैं? बिकॉज बैकड्रॉप ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस. क्या बैकड्रॉप था सोवियत इन्फ्लुएंस का? अथॉरिटेरियनिज्म इन द कंट्रीज, यूएस इन्वॉल्वमेंट, या फिर ट्रेडिशनली आइसोलेटेड नेचर ऑफ द कंट्रीज? डेफिनेटली ट्रेडिशनली आइसोलेटेड कंट्रीज है, इस वजह से तो ये अपराइज नहीं कर पाए. ये रीजन तो इसका बिल्कुल नहीं है. क्या यूएस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हुआ था? तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट है क्या बैकड्रॉप ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो रहा था? नहीं, ये भी नहीं हो रहा था. इंस्टेड ये क्यों हो रहा था? ये अथॉरिटेरियनिज्म जो फॉलो हो रहा था इन कंट्रीज में, उस वजह से ये रीजन था कि अथॉरिटेरियनिज्म in the countries here after the end of Cold War, the Central Asian Republic have not risen to that global availability of the opportunity. Reason था authoritarianism. All right, so 28 का आंसर आपको मिल जाता है B. 29 पे आते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल was entrusted with the task of unification of the princely state. princely state की unification का जो ये काम था, ये किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या ट्विस्ट है? नॉट करेक्ट बोला गया है. नॉट को स्किप नहीं करना है, नॉट को स्किप नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें? विच अमंग दीज इज नॉट करेक्ट. तो पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइडेड है. ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस. तो ऐसा तो ये तो ट्रू है क्योंकि उनके पास एक पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस था वो काफी लंबा था. नेक्स्ट है ही वाज अ विजनरी एंड अ गुड स्पीकर. ये भी पॉइंट करेक्ट है. ही वाज अ ग्रेट स्पीकर एंड अ ग्रेट विजनरी टू. नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एंट्रस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसको हम डाउटफुल की कैटेगरी में रखते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. He was the Home Minister as well as the Minister of Concession Department. तो वो दोनों ही मिनिस्टर भी रहे थे. पहले क्या रहे थे? होम मिनिस्टर, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट. तो ये भी करेक्ट हो जाता है. एक तो आपने बता दिया कि ए, बी और डी आपके करेक्ट है, तो बचा आपके पास सी. लेकिन हमें ऐसे ही नहीं मार्क कर देना है, हमें पढ़ना है क्या ये सही है. मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन. क्या मुस्लिम लीग को टास्क ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए था? नहीं, उनको क्या चाहिए था? टास्क ऑफ डिसइंटीग्रेशन चाहिए था. और हमें कौन सा करेक्ट नहीं है यही पता लगाना था. इस हिसाब से हमारा 29 का आंसर हो जाता है सी. ओके, 28 का बी एंड 29 का सी करेक्ट आंसर है. Why did the Indian government sign the treaty with the Soviet Union in 1971? अब 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ट्रीटी क्यों साइन करी थी विद द सोवियत यूनियन? क्या रीजन रहा था उसके पीछे?
इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, या इंडिया वाज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर, या फिर इंडिया वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम द यूएसए, या फिर फॉर स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप। अब क्या हुआ था उस टाइम पर, क्यों करी थी ये ट्रीटी साइन इंडियन गवर्नमेंट में? जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, वेस्टर्न पाकिस्तान किसका अलाय था? वो था यूएसए का अलाय। तो अब यूएसए उनकी वेस्टर्न पाकिस्तान के फेवर में था। तो अब जब यूएसए पाकिस्तान के फेवर में आ गया तो इंडिया को भी अपनी साइड कोई चाहिए था, तो उसने किसको चूज करा? जो यूएसए के अगेंस्ट था, यूएसएसआर, इसलिए उसने ट्रीटी साइन करी थी विद सोवियत यूनियन ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। सो इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। ये कब की बात हो रही है? बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम की, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया वाज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर। इंडिया क्लोज तो था यूएसएसआर के, लेकिन इस वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये ट्रीटी साइन नहीं करी थी। नेक्स्ट है, इंडिया वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम यूएसए, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है, फॉर स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप। अब ये ट्रीटी से फ्रेंडशिप तो स्ट्रेंथन हुई थी, लेकिन ट्रीटी इसीलिए नहीं साइन करी गई थी, वो करी गई थी बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम, जब वेस्टर्न पाकिस्तान का साथ दिया था यूएसए ने, तो फिर इंडिया ने अपने साइड किसको करा था? यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन वाली साइड को। सो 30 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। अब आप देख रहे हो नीति आयोग से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके एंटायर क्वेश्चन पेपर में। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। खैर आपको यहाँ बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो नीति आयोग, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? सोचते हैं, सोच के बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या फेवरेबल है टू दी गवर्नमेंट। तो हाँ, ये करेक्ट है कि ये वर्क होता है नीति आयोग का। नेक्स्ट है, नीति आयोग डज नॉट एंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पे नॉट गिवन है। क्या नीति आयोग फेडरलिज्म स्टैब्लिश नहीं करना चाहता है? इसको हम डाउटफुल में रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि करना चाहता है। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी करेक्ट है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सेक्शन ए में भी अटेम्प्ट किया था, तो ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजीव कुमार इज द करेंटली वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। क्या करंट वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार है? तो ये भी करेक्ट है। अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी नीति आयोग। तो हमें पता चल गया नीति आयोग डज नॉट, इनफैक्ट इट डज एंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस हिसाब से हमें 31 का आंसर मिल गया करेक्ट बी। 30 का आंसर है ए एंड 31 का बी। आगे बढ़ते हैं, शॉक थेरेपी इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद व्हाट। अब शॉक थेरेपी बताना है किससे एसोसिएटेड फिनोमेना है। कब की बात हो रही है? यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की, ठीक है। सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन तजाकिस्तान एंड अजरबैजान, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो ये तो नहीं है यहाँ पे। एनईआईओ आपको पता है, ठीक है। यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, या फिर स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ये भी यहाँ पे नहीं है, ये भी आपने रूल आउट कर दिया। अब बचे आपके पास दो। क्या यहाँ पे तजाकिस्तान और अजरबैजान का रिलेशन करेंगे आप शॉक थेरेपी से? नहीं। क्या आंसर है आपका? यहाँ पे है यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सोवियत यूनियन में, अब उसकी क्या हो रही थी, जिसको पहले स्टेट ओन किया करता था, अब वहां पे प्राइवेट ओनरशिप हो रही थी। तो उसे ही बोला जा रहा है यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या प्राइवेटाइजेशन और इंक्लूड हो रहा था, और यूएस अपनी रूल्स यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा था। तो शॉक थेरेपी इज रिलेटेड विद यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म। ऑलराइट, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के टाइम की ये बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद। अब द लार्जेस्ट गैरेज सेल किससे एसोसिएटेड है इन दी हिस्ट्री? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, गल्फ वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, या फिर शॉक थेरेपी। अब मैंने आपको जो यहाँ पे पढ़ाया है डिसइंटीग्रेशन वाला, सोवियत यूनियन के, उसके बाद यूएस प्लान, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द स्टेट ओन्ड कंट्रीज, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन गिवन। डेफिनेटली गल्फ वॉर तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्रॉपर वॉर हुआ था, इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपको पता है, कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट था, जब ऐसा लग रहा था कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, बट ऑन ग्राउंड वॉर कभी हुआ नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दो। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। और शॉक थेरेपी जो मैंने आपको बताया, द लार्जेस्ट गैरेज सेल, इसका मतलब क्या है, जो सोवियत यूनियन में ईस्टर्न लाइंस में बिग इंडस्ट्रीज थी, अब क्या हो रहा था, उनको बहुत कम दामों में बेचा जा रहा था,
क्योंकि उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, वहां पे यूएस अपना रूल स्टैब्लिश कर रहा था, जिससे कि वहां की इकोनॉमी बहुत कम हो गई थी ऑल ऑफ ए सडन। तो उसी प्रोसेस को बोला गया है एंटायर को शॉक थेरेपी। तो 33 का आंसर हो जाता है डी, 32 का सी एंड 33 का डी। नेक्स्ट पे आते हैं असर्शन और रीजन। असर्शन है द कोल्ड वॉर वाज नीदर अ वॉर or an armed military conflict nor a condition of peace, it was rather a state of uneasy peace। अब ना तो यहाँ पर क्या हुआ था, वॉर हुआ था, ना ही क्या हुआ था, आर्म्ड मिलिट्री कंफ्लिक्ट हुई थी, नॉर अ कंडीशन ऑफ पीस। ठीक है, वॉर नहीं हुआ था लेकिन पीस भी तो नहीं था ना, क्या था, इट वॉज रादर अ स्टेट ऑफ अनईजी पीस। पीस तो था, वॉर नहीं था, लेकिन ये पीस भी कैसा था, अनईजी था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे, अनईजीनेस थी कि वॉर हो भी सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई थी। रीजन गिवन है, तो असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। Reason in the Cold War was not being fought by clever moves, propagandist activities and diplomatic conflicts। क्या इन तीनों को यूज नहीं करा गया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है। अब ये जो नॉट बोला है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज कोल्ड वॉर के टाइम पे क्लेवर मूव्स थे, तभी तो वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, याद करो, मिसाइल्स वहां पे रखी गई थी जिससे कि यूएस को अंडर प्रेशर डाला जा सके। अब यूएस ने भी अपने वॉरशिप्स उतार दिए थे इसके अगेंस्ट, मिसाइल्स के अगेंस्ट। तो क्या था, ये क्लेवर मूव्स ही तो थे, और यहाँ पे लिखा है नहीं थे, तो यहाँ पे आपको रीजन पता चल रहा है, रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है। तो 34 का आंसर हो जाता है डी, द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 35, which situation was termed by US President George Bush as New World Order। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने किस चीज को बोला गया था या किस कंटेक्स्ट में बोला गया था? The United Nations had given permission for Operation Desert Storm। Operation Desert Storm याद करो क्या था। नेक्स्ट है आपका The United Nation had given permission for Operation Iraqi Freedom। नेक्स्ट है To know averted Cuban Missile Crisis या Defeat in War of Iraq। अब यूएस वॉर ऑफ इराक में हारा तो था ही नहीं, डिफीट तो हुआ ही नहीं था, तो ये आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो तो जीता था। नेक्स्ट टू नो एवर्टेड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये भी यहाँ से रिलेटेड नहीं है, इसे भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराकी को फ्रीडम थोड़ा ही चाहिए थी, इराक से हमें कुवैत को रिलीज करना था, उसको फ्रीडम प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी के रिलेशन में आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि कुवैत की फ्रीडम के लिए दिया गया था। तो 35 का आंसर हो जाता है हमारा ए। ओके, 36 पे आते हैं, द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वॉज। अरब स्प्रिंग से दूसरा क्वेश्चन पहले भी आया था कि कहां पर अरब स्प्रिंग का इफेक्ट नहीं आया था, क्वेश्चन आया था, अब आया है द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वॉज। क्या था अरब स्प्रिंग का रिजल्ट? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, सोशलिस्ट सिस्टम, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो बाद में क्या आया था, वहां पे आया था डेमोक्रेटिक सिस्टम और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हट गया था। तो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं, क्योंकि वहां पे क्या आया था, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट सिस्टम, ये भी नहीं है। सी आता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये भी हमारा आंसर नहीं होता है। तो आइडियली के आंसर इसमें कोई भी नहीं है। आपकी मार्किंग स्कीम में अगर आप देखोगे 36 का आंसर गिवन है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ये आंसर नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंसर्न टीचर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वॉज, इनमें से कोई भी आंसर इसमें से ऐप नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाता दैट अरब स्प्रिंग वॉज अ रिजल्ट ऑफ, तब ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो सकता था, क्योंकि इसके हटने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करा गया था। फिलहाल आपकी मार्किंग स्कीम में ये आंसर गिवन है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 37, नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक। अब देखो, थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग को, नीति आयोग थिंक टैंक है या नहीं गवर्नमेंट की, ये आपको क्लियर हो गया, 2-3 बार पूछ दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए जो क्वेश्चंस है ना उनको ध्यान से पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिल जाती है 2-4 क्वेश्चन की क्वेश्चन पेपर के अंदर। To promote federation where government act as with the help of technology, select the correct option। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंट्रोलर, कंपैरेटिव सेंट्रल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव फैसिलिटेटर या फिर कोरिलेटेड इन
इनेबलर। तो नीति आयोग कैसा वर्क करती है? ना तो वो कॉम्पिटिटिव करती है, ना ही वो कॉम्परेटिव करती है, ना ही वो कोरिलेटेड करती है, कोऑपरेटिव वर्क करती है और फैसिलिटेट करती है। तो हमारा 37 का आंसर हो जाता है सी और 36 का ए आपकी मार्किंग स्कीम में गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं होना चाहिए। 38 पे आ जाते हैं, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग? अब प्लानिंग कमीशन रिप्लेस क्यों हुआ था नीति आयोग द्वारा, क्यों हुआ था? तो उसके रीजंस गिवन है, मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, या फिर द प्लानिंग कमीशन वाज अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल, क्या लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसलिए उसको ओवरटेक करा था नीति आयोग ने? तो नहीं, लोगों को क्या चाहिए होता है? लोगों को चाहिए होता है रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि लोगों की वजह से तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिजायरेबल बाय द लीडर्स, क्या लीडर्स को नहीं चाहिए था इसलिए रिप्लेस हुआ था? तो ये भी आंसर नहीं है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट वाज इनएडमिसिबल बाय द ऑपोजिशन, क्या ये ऑपोजिशन की वजह से हुआ था? तो ये भी नहीं है। अगर आप खाली एलिमिनेट भी करोगे ना तब भी आपको आंसर मिल गया, अगर आपको करेक्ट एग्जैक्टली नहीं आता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब जो आपके पास बच रहा है उसको देखो, क्या ये सही बैठ रहा है? मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस उस टाइम पे ऑफ द डेवलपमेंट, इसलिए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। तो हाँ, इसीलिए करा था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस। तो 38 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39, गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन द यूएन प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल? यूएन एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे रोल प्ले कर सकता था? बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड कॉलिंग फॉर चेंज, एक है। नेक्स्ट है, बाय लेटिंग द रीजनल पावर्स टेक चेंज। अब रीजनल पावर अगर चेंज ले लेंगी तो फिर उसकी वजह से क्या ये सब हो पाएगा? पीस आ पाएगा? प्ले इंपॉर्टेंट रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो आप यहाँ पे हटा सकते हो कि अगर सब इंडिविजुअल रीजनल को पावर दे दी गई। नेक्स्ट है, बाय इंडल्जिंग यूएस चाइना टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, क्या वर्ल्ड सिर्फ यूएस और चाइना में ही कंसर्न है? तो क्या गिवन कंटेम्पररी रियलिटी वर्ल्ड की बात हो रही है तो फिर खाली यूएस और चाइना पे बेस तो बात नहीं करी जा सकती ना, तो आप इसे भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है, बाय बीइंग प्रोएक्टिव एंड सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्सेस टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, क्या डिस्प्यूट सिर्फ टेरिटोरियल होते हैं? क्या सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ही सॉल्व करने हैं और कोई डिस्प्यूट्स नहीं है? तो आप ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि डिस्प्यूट्स तो वाइड होते हैं ना। नेक्स्ट है, बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, वायलेशन एंड कॉलिंग फॉर चेंज। तो ये ज्यादा एप्ट आंसर हमें लग रहा है कि क्यों गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन यूएन प्ले मोर important role because of the human right violation and calling for a change। तो 39 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाता है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप है। इन अप्रैल 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? NATO, was an association of 12 states which declared that the armed attack on any one of the Europe or North American would be regarded as the attack on all of them। तो हाँ, नेटो का यही था कि उनमें से जो टीम है उनकी कितने की 12 स्टेट्स की, अगर इनमें से एक पर भी अटैक होगा तो वो सभी पर अटैक माना जाएगा और वो रिटेलिएट करेंगे। तो ये असर्शन है और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी करेक्ट गिवन है, तो असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज टू हेल्प द अदर, अभी 12 स्टेट्स हैं उनके बारे में बोला है, ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज टू हेल्प अदर, तो ये भी करेक्ट है। अब क्या असर्शन और जो रीजन है ये कनेक्टेड है, रीजन इसको जस्टिफाई कर रहा है? तो हाँ, डेफिनेटली कर रहा है कि नेटो 1949 अप्रैल में बनी थी, इसमें 12 स्टेट्स थे, एक पर भी अटैक होता तो वो सब पर अटैक माना जाता, एंड ईच स्टेट वुड बी ओब्लाइज टू हेल्प अदर। तो यहाँ पे हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो 40 का आंसर हो जाता है ए। So in the next session we will start from question number 41 onwards. I hope ये session आप लोगों के लिए useful रहा होगा और समझ जरूर आया होगा। Still if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. Hello my dear students, I welcome you all to your political science class. मैं हूँ श्रेया, आपकी political science educator, और आज हम discuss करने जा रहे हैं आपका sample question paper। इससे पहले हम डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं एंटायर सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि हमने फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे।
हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी स्टार्ट कर दिया था। इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया था, बी हमारा कंटिन्यू चल रहा था। बी में क्या है, ओवरऑल आपको 24 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है और उसमें से कोई भी 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। ये है असर्शन रीजनिंग बेस्ड। सो दोबारा आपको याद दिला दूं, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ द 24 गिवन इन द सेक्शन बी। सो असर्शन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती ही हैं पीस को मेंटेन करने में, तो असर्शन तो एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको रीजन गिवन है, countries have conflicts and differences with each other। अब अगर आप रीजन देखो तो रीजन भी सही है कि आपस में कंट्रीज के बीच में जो है कंफ्लिक्ट होते ही होते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं विद ईच अदर, भले ही वो साथ में रहते हो। सो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। अब आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, या फिर ए एंड आर both are correct but R is not the correct explanation for A, या फिर assertion is incorrect और reason is correct। तो दोनों तो correct है, तो C और D तो आप यहीं पे eliminate कर सकते हो। ठीक है, अब बचे आपके पास दो, क्योंकि दोनों correct है और इसमें एक correct बोला था और दूसरा false बोला था। अब आपको choose करना है क्या ये correct explanation है assertion का। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसके बाद आप because लगा के check करो। As international organizations play a very important role in maintaining peace। international organization का एक बहुत important role है because countries have conflicts and differences with each other। अब इसका जो marking scheme में CBSE के आपके आंसर प्रोवाइडेड है वो आपको गिवन है यहाँ पे B, यानी कि both assertion और reason correct है, लेकिन reason correct explanation नहीं है assertion का। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप चेक करो, अकॉर्डिंग टू बुक भी अगर आप चेक करो तो ये असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है ही, और बाकी रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो अकॉर्डिंग टू मी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप अपनी कंसर्न टीचर से डेफिनेटली एक बार कंसल्ट कर ले और चेक करें कि इसका आंसर ए करेक्ट है कि रीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑल्दो आपकी मार्किंग स्कीम में बी गिवन है। 42 पे आते हैं, असर्शन है ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन हैव वन वोट, हाउएवर परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर। तो ये ट्रू है कि सभी यूएन के जो मेंबर्स हैं उनके पास वोट होता है और जो उसमें परमानेंट मेंबर्स है दे कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर टू। रीजन गिवन है द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है, ए बी सी या डी। ए में सेम आपको असर्शन रीजन में सेम होते हैं, लाइक असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए में ए इज इनकरेक्ट एंड डी में बोला गया है आपको रीजन इज करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है और रीजन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है बिकॉज The developing world consists of countries at many different levels of development। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप बीच में बिकॉज लगा लो और फिर मैच करो। As all members of the UN have one vote, however the permanent members can vote in negative manner because the developing world consists of so and so। तो ये बिल्कुल मिसमैच है, यानी कि ये रीजन असर्शन का कहीं से भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑल्दो इंडिविजुअली ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। All right, that both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. So similarly, 42 का भी यहाँ पे आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 43rd पे, assertion the Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। ऐसा हुआ था। आगे इसका रीजन गिवन है the Soviet system was based on ideology of socialism। So जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा असर्शन, सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट बोला है द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या इसी वजह से स्टैग्नेंस आया था, क्या इस वजह से स्टैग्नेटिज्म आया था एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में? तो नहीं, ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल्दो असर्शन और रीजन इंडिविजुअली दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाता है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए।
तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान देके अटेम्प्ट करने हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सो 43rd का आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, चूज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट। ऑलराइट, incorrect argument or arguments as far as India's claim to permanent seat in the Security Council is connected। अब as far as इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूएन में कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा है, एक है या फिर एक से ज्यादा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज मेड financial contribution to the UN and always faltered on its payment। Second है, India has emerged as an economic power on the world stage। India has participated in the virtually all the initiatives of the United Nations। India's role in the UN peacekeeping force is a long and substantial one। अब ABCD only one is correct, 2 and 3, 2, 3, 4 या फिर ऑल आर इनकरेक्ट आपको बताना है। अब इनमें से आपको चूज करना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इंडिया हैज मेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन, यहाँ तक, एंड ऑलवेज फॉल्टर्ड इन इट्स पेमेंट। अब आप देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। फर्स्ट हाफ में तो ये बोल रहा है कि इंडिया ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है यूएन में, एंड सेकेंड हाफ में वो बोल रहा है ऑलवेज फॉल्टर्ड। अगर करा है तो फिर फॉल्टी कैसे हो सकता है पेमेंट्स, तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, हमें फर्स्ट ही लग गया यहाँ पे, हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इकोनॉमिक पार्ट, करेक्ट है। इंडिया हैज हैड पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल द इनिशिएटिव्स टेकन बाय यूएन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडियाज रोल इन द यूएन पीसकीपिंग फोर्सेस इज लॉन्ग एंड सस्टेन्ड वन। तो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में मिल गया था कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमें सभी चेक करने होते हैं, कभी भी हमें जंप नहीं करना है अपने आंसर पे। अब हमें देखना है फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ए में ही बोला हुआ है, ए हो जाता है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। 44 का आंसर है ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था कौन सा है उनमें से। नेक्स्ट आ जाते हैं, असर्शन है नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपने आप में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन गिवन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग के, तो रीजन यहाँ पे गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो रॉन्ग है, जबकि असर्शन करेक्ट है। सो बोथ यहाँ पे हमारा हो जाता है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो 45 का आंसर हो जाता है हमारा सी यहाँ पर करेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किन किन इश्यूज पे हेल्प करती है, वर्क करती है, आपको बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, टू एस्टैब्लिश बेटर लिविंग कंडीशन इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पीस एस्टैब्लिश करा जाएगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर, इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर तो वर्क करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली वर्क करती है, तो बी भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सी भी यहाँ करेक्ट हो जाता है। डी है, टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो इस पर भी वर्क करती है। अब ए नहीं है, बी सी डी हमें तीनों ही सही लग रहे हैं, तो ए ऑप्शन में हमें ए गिवन है, ये हमारा आंसर नहीं है। बी में भी ए गिवन है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और सी में भी ए गिवन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और डी में ए नहीं गिवन है, लेकिन अब आप बोलोगे मैम डी भी तो नहीं गिवन है। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमें नियरेस्ट टू पॉसिबल हमारा आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो ए नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। बाकी बी और सी तो करेक्ट है ही, ऑल्दो यहाँ पे डी मिसिंग है, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे 46 का डी, यानी कि बी एंड सी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी यानी कि बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर गिवन है। नेक्स्ट पे आते हैं, दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ था आपको बताना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग वाज रियलाइज्ड। क्या पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ था? ये नेगेटिव इम्पैक्ट था? नहीं, ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वाज एक्सेप्टेड। A principle of variation on the linguistic mode was accepted, तो ये भी true है। Next है, a uniform basis was found for the demarcation of the state linguistic basis पे, ये भी correct हो जाता है। Next है, the movement started in many areas of the country demanding the formation of small separate states।
अब बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए कि सबको डिवीजन चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मोड, तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली था क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे ऑल ओवर द कंट्री। सो 47 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूरिंग द नेहरू एरा व्हाई डिड सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by US? बहुत से लोग ऐसा क्यों बिलीव करते थे कि इंडिया को ज्यादा और फॉर्मल, ज्यादा और फ्रेंडली रिलेशंस बनाने चाहिए बाय द यूएस लेड ब्लॉक? सो रीजन है बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म, या इस वजह से? सेकेंड, द यूएस ऑलवेज फेवर्ड इंडिया, तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस ऑलवेज फेवर्ड इंडिया। नेक्स्ट है, द यूएस सपोर्टेड इंडिया इन ऑल इट्स पॉलिसीज, या यूएस हमेशा इंडिया को पॉलिसीज में, हर पॉलिसी में सपोर्ट करता था। नेक्स्ट है, द यूएस वाज वेरी क्लोज टू इंडिया, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर, बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म। तो हमने ये ए कैसे चूज करा, क्योंकि बी यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, सी भी इनएप्रोप्रिएट हमने कर लिया, एंड डी भी। तो अब बचा क्या हमारे पास, ए, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर हमें मिल गया 48 का ए। 49 पे आ जाते हैं। सेक्शन सी यहाँ पे गिवन है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। अब ऑल ओवर आपको यहाँ पे सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन गिवन है, आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी दो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे छोड़ सकते हो। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब इस पिक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे नेहरू दिखाए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी क्राउड दिखाई गई है और वो किसी चीज का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। So choose the first state to be created on the linguistic demand after the independence. Independence के बाद पहला स्टेट कौन सा था जो कि लिंग्विस्टिक डिमांड पर बनाया गया था? क्या वो गुजरात था, आंध्र प्रदेश था, असम था या फिर राजस्थान था? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा था वो पहला स्टेट जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले लिंग्विस्टिक डिमांड पर बनाया गया था? अब आप यहाँ पे श्रीराम अलू को याद कीजिए, जिन्होंने कि इस पर एक स्ट्राइक भी करी थी, हंगर स्ट्राइक करी थी उन्होंने। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे सबसे पहले कौन सा स्टेट बनाने को बोला था? वो था आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन द लिंग्विस्टिक मोड। सो बी आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हु हैव अ लिमिटेड विजन। When did the central government appoint the state reorganization commission? अब कब अपॉइंट करा गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए उनके लिए क्वेश्चन गिवन है। सो 1956, 1954, 1958 या फिर 1953, कौन सा था वो ईयर यहाँ पर आपको बताना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1953, बिकॉज इन 1953 the central government appoint the state reorganization commission। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये फैक्ट है that it was the year 1953। so यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आप देख रहे हो कितने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड आ गया। अब ये पिक्चर आपके सामने गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे लीव्स गिवन है, ऑलराइट। ये पीस को सिग्निफाई करती है, बीच में ग्लोब है जिसमें कि एंटायर वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज? आपसे पूछा गया ये लोगो क्या सिंबलाइज करता है? ग्लोबल प्रोग्रेस, वर्ल्ड पीस, इक्विटी इन द वर्ल्ड या फिर हार्मनी अमंग द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है वर्ल्ड और ये है पीस, सो इट सिग्निफाइज वर्ल्ड पीस। सो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि वर्ल्ड पीस। आगे देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। द यूनाइटेड नेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय कितने स्टेट्स आपको बताना है? 61, 51 या 71 या फिर 81। सो यूएन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय हाउ मेनी स्टेट्स? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 51 स्टेट्स। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है बिकॉज 51 स्टेट्स साइन जब किया था यूएन चार्टर, इट वाज क्रिएटेड। So B is the correct answer. Next आते हैं। Study the picture given below and answer the questions that follows। अब यहाँ पे ये given है, आपको पिक्चर स्टडी करनी है और उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैन है, वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है यूएस को, यूएस का डोमिनेंस ऑन यूएन। अब ये लीव्स मैंने आपको बताया था, ये पीस दिखाती है। पीस आप देख रहे हो कहाँ को जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक हैंड दिखा रहा है जो कि अपर साइड
जो कि ज्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप ये इसकी स्पाइक्स देख रहे हो, इसका मतलब इट सिग्निफाइज वॉर। ऑलराइट, द मैसेज दैट दिस पिक्चर गिव्स इज डैश। अब आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या मैसेज है। डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे आपको डीन्यूक्लियराइजेशन दिख रहा है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ए को तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। आगे आ जाओ, यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है बिलीव इन पीस एंड मूविंग, तो बिलीव इन पीस, पीस को तो डाउन मूवमेंट दिखा रखा है ना, तो आप ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट है कोलोनियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट टू बी अप्रिशिएटेड, ये भी नहीं, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें लग रहा है बी, यानी कि ये पार्ट दर्शा रहा है हमें यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड। इसकी एनफोर्समेंट से, इसकी पावर से आप पीस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो बाय हार्श मेजर्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा बी। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन द यूएन, ओके दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स अगेन, क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे एक नॉन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडर्ड, चूज द इनकरेक्ट रीजन फॉर द सेम। अब यहाँ पे देखो आप, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑलराइट, द यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी, the US has many nationals in the UN bureaucracy, US is the largest contributor to the UN, या फिर US was the least powerful country when the UN came into being। तो इनकरेक्ट आपको कौन सा लगा? UN is physically located in US, करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। US has many nations in the UN bureaucracy, करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। US is largest contributor to UN, करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इसलिए हमारा आंसर नहीं है, तो एब्सोल्युटली डी हमारा आंसर है यहाँ पे। The US was the least powerful, क्या US least powerful था? एब्सोल्युटली नो, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था यहाँ पे, सो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा डी। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है read the given passage carefully and answer the question that follow। अब आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कैसा दिया गया है, एक पैराग्राफ गिवन है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं। So, thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Now, such a division was definitely not only very painful, but it was very difficult too. अब क्या decide हुआ था? That areas where Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan and rest were to remain with India. अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 52, why did the partition of India in 1947 prove to be very painful? अब ये पार्टीशन इतना पेनफुल क्यों था 1947 वाला, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, आपसे पूछा गया है। डायरेक्टली इसका आंसर पैराग्राफ में नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर यहाँ से पता लगा सकते हो। सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। द जनरल पब्लिक वाज इन फेवर ऑफ द पार्टीशन, क्या जनरल पीपल, जनरल पब्लिक चाहती थी पार्टीशन को? डेफिनेटली नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैंडल्ड इट प्रॉपर्ली, क्या ये जो डिवीजन था ये अच्छे से प्रॉपर्ली हैंडल हो पाया था? तो ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पाया था, काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी लोगों को। नेक्स्ट है पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट है इट वाज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। तो जो डिवीजन था ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था, आपको पता है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट है। इट वाज द लार्जेस्ट, the most abrupt and unplanned tragic transfer of the population। ये डिवीजन इसलिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, तो 52 का आंसर हो जाता है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम आगे। What major difficulty या difficulties arose in the way of partition? अब पार्टीशन के वे में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज या डिफिकल्टीज क्या थी? There was no single belt of Muslim majority area in the British India। क्या जो मुस्लिम्स थे वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थे? तो नहीं थे, वो ऑल ओवर द इंडिया थे, तो इसलिए देयर वाज नो सिंगल बेल्ट, आप सिंगल बेल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, जो सब मुस्लिम्स इंडिया में रहते थे वो सब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे या पाकिस्तान के बनने में फेवर नहीं करते थे, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे। अब सी में बोला गया है नाइदर ए एंड बी, तो ये तो दोनों ही करेक्ट है, सी हमारा आंसर नहीं है। और डी में बोला है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो यस बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 53 का हो जाता है डी। ऑलराइट, दैट बोथ ए एंड बी आर द
करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम आगे। What would have been India's position? इंडिया की पोजीशन क्या होती इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में, had there been no partition of India? अगर कभी इंडिया का पार्टीशन हुआ ही नहीं होता तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की पोजीशन क्या होती, ये पूछा गया है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एरिया। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ होता, पार्टीशन नहीं होता तो टेरिटोरियल एरिया हमारे पास बढ़ा हुआ होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। अब जब हमारे पास ज्यादा एरिया होता, हमारे टेरिटोरियल एरिया ज्यादा होता, तो डेफिनेटली इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर इम्पोर्टेंट, अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। सो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ऑब्वियसली बोथ करेक्ट है या बोथ इनकरेक्ट है, तो बोथ इनकरेक्ट तो नहीं है, और सिंगल ए भी करेक्ट नहीं है और बी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 54 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो 54 का आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, व्हाट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बनने के पीछे क्या सारे फैक्टर्स थे दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन, क्वेश्चन में पूछा गया है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दो बार पढ़ना है, यहाँ पूछा गया है इनमें से इनकरेक्ट क्या है, यानी कि क्या सही नहीं है। which is incorrect statement as the reason for this particular question that led to the decision for the creation of Pakistan। सबसे पहले बोला गया है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो क्या पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ये रीजन नहीं था? तो ये रीजन था, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, तो ऐसा भी था। नेक्स्ट है रोल प्लेड बाय ब्रिटिश, तो ये भी था। एंड नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये भी ट्रू है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था। अब हमें यहाँ पे सभी ट्रू लग रहे हैं, लेकिन इनकरेक्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अब सीबीएसई मार्किंग स्कीम में आपको आंसर दिया गया है बी, यानी कि सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s। बोला गया है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करोगे तो उसमें जो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ये स्पेशली मेंशन करे हुए हैं विद कंटेक्स्ट टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डी वहां पर मेंशन नहीं है। दैट फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 55 का आंसर होना चाहिए डी, जबकि सीबीएसई ने बोला है बी। आप डेफिनेटली एक बार अपनी कंसर्न टीचर्स से कंसल्ट कर लेंगे, और बाकी आप एनसीईआरटी में खोलकर अगर चेक करोगे तो आप वहां पर भी देखोगे ये तीनों पॉइंट्स, दैट पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s एंड द रोल प्लेड बाय ब्रिटिश। कौन सा डिवाइड एंड रूल वाला, ये तीनों ही ट्रू है। क्योंकि ये तीनों ट्रू है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए डी यहाँ पे आंसर करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज। अब एक और पैसेज गिवन है और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके एडिशनल मटेरियल से लिया गया है जो कि आपको प्रोवाइडेड है एज इट इज। पूरा पैराग्राफ आपको दे दिया गया है। बेस्ड ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, और जिसका मेन पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज। इट इज ऑल रिलेटेड टू द न्यूक्लियर ट्रीटीज रिलेटेड टू सीटीबीटी एंड एनपीटी। ऑलराइट, अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले 56 क्वेश्चन, Why was the policy of no first use reviewed and changed? अब सबसे पहले ये पॉलिसी बनी थी of no first use और बाद में ये चेंज हुई थी, तो ऐसा क्यों किया गया था, पूछा है। India is not a peace oriented nation anymore, क्या इसलिए ये ऐसा चूज करा गया था कि it can be reviewed? Definitely no, India is a peace loving nation. Next है India wants to be a permanent member of UNSC, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो डेफिनेटली इंडिया चाहता तो है परमानेंट मेंबर बनना, लेकिन इस वजह से इस पॉलिसी के रिन्यूएशन का कोई लिंक नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 56 का सी पूछा है, इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। तो डेफिनेटली सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये पॉलिसी में चेंज क्यों लाया गया था, दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज बिकॉज इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मेन इंपॉर्टेंस इन्हीं दोनों चीजों की है,
regarding the regional and national security. So C यहाँ पे absolutely correct answer है 56 का C, और D भी नहीं है, all of these नहीं है, क्योंकि A और B तो पहले हमने eliminate कर दिए, तो 56 का C यहाँ पे correct answer हो जाता है। हम next question देखेंगे, India wants to ensure its place in what? पूछा गया है कि इंडिया अपनी प्लेस को कहाँ पे इंश्योर करना चाहता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हाँ जी करना चाहता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। हमें सबको पता है इसका आंसर क्या है, यूएनएससी में इंडिया अपनी परमानेंट प्लेस सिक्योर करना चाहता है। 57 का आंसर हो जाता है ए। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। 58 अटेम्प्ट करेंगे, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीटीबीटी। मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था नीचे, सीटीबीटी एंड एनपीटी था। एनपीटी क्या था? एनपीटी था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कुछ ट्रीटीज साइन हुई थी, आपको याद है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। अब यहाँ पे पूछा गया है सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। क्या ये कॉम्पैक्ट टेस्ट बैंड ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग बैंड ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, या फिर कॉम्पैक्ट टेस्टिंग बैंड ट्रीटी है? तो सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी अच्छे से डिस्कस करा है। 58 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और एक एनपीटी गिवन था, वो भी मैंने आपको बता दिया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ऑलराइट, 58 का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे सी। 59 पे आएंगे, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिटेरिएट्स इट्स रिजॉल्व्स इन व्हाट। आपको बताना है इन एस्टैब्लिशिंग इट्स रीजनल सुप्रीमेसी। क्या इसलिए बिकॉज हम अपनी रीजनल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? तो नहीं, ये इसलिए तो नहीं है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश इट एज द गार्जियन ऑफ सार्क। या इसलिए क्योंकि हम अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज द गार्जियन ऑफ सार्क। तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस, या फिर एंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद अदर्स। तो एंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद अदर भी नहीं है। अब जब ए, बी एंड डी आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो देखते हैं क्या सी करेक्ट आंसर है, दैट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिटेरिएट्स इट्स रिजॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस। तो हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 59 का करेक्ट आंसर हमें मिल गया इस तरह से, 59 का सी। ऑलराइट, इन एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस, इसी के लिए तो वर्क करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इज ड्रिवन बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब दोबारा से देखो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, आपने आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से बहुत सारे ट्विस्ट आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में ही गिवन होंगे, आपको उन्हें मिस नहीं करना है। इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है, फॉल्स है, आपको ये बताना है। नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये तो करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अलायंस बिल्डिंग और नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट तो डायरेक्टली रिलेटेड है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे पास बचा सी, यानी कि अलायंस बिल्डिंग। So this is our answer, which is the incorrect statement regarding the India's foreign policy driven by a wide range of factors। और इनमें से कौन सा incorrect था, हमें मिल गया 60 का C, यहाँ पे correct answer, that is alliance building। So with this we have covered the entire sample question paper of political science। I hope ये session आप लोगों के लिए useful रहा होगा। Still, if you have any doubts, any queries, you can ask me in the comment section below। By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You can also attend live tests, quizzes and assignments। Definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app, and you may also join us on Telegram। दोनों की link description box में provided है। Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session। Till that time, take care, keep studying, all the best, bye bye।